like, share and subscribe to my channel. Hello guys, welcome to my YouTube. हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फिजिक्स फर्स्ट क्लास 12 का लेकर चल रहे हैं, जिसमें से लेसन नंबर 4 स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि क्या है, वैद्युत धारिता है। चैप्टर का जो नाम है वो वैद्युत धारिता है। इसमें से हमने 2 डेरिवेशन करा चुका है। उसमें से पहला डेरिवेशन था आपका विलगित गोलीय चालक के लिए वैद्युत धारिता ज्ञात करना। दूसरा हमारा ये था कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए वैद्युत धारिता की गणना करना। अब दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, ये क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। और स्थिति उसमें दिया है, कंडीशन क्या आपका दिया हुआ है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर एक के वैद्युतांक वाला एक पदार्थ रख दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें आप परेशान मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। के वैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग पीछे लगा रहे थे वही मेथड अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग कुछ चीजें इसमें कंसेप्ट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए के प्रवृत्तांक का माध्यम बीच में रखने का मतलब ये हुआ कि बीच का जो डिस्टेंस होता है और उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस दोनों प्लेटों का, जैसे यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस आराम से, ये 2 प्लेट हैं, दोनों समांतर हैं, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र कहा गया। अब इन दोनों प्लेटों, एक P1 माना गया, P2 मान लिया गया प्लेट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल d मान लिया गया। देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या माना गया, स्मॉल d मान लिया गया। अब बच्चों ध्यान देंगे कि देखो एक तो आप देखेंगे पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये चीज याद करना है हमको। एक बार हम लोग को ये देखना होगा कि इस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस पदार्थ में ई सफिक्स मतलब मीडियम हो गया। ठीक है, और एक हम लोग को क्या देखना होगा, ये जो वायु बच रहा है इसमें ई सफिक्स एरिया मतलब जो है एयर के लिए, ठीक, एरिया के लिए। तो एक तो हम लोग देखेंगे कि पदार्थ मीडियम में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, एक हम लोग देखेंगे क्या वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बच्चों देखिए, ये चीज याद करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो दूरी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ई इक्वल टू क्या होता है, अगर प्लेट वाला आपका फार्मूला लगता है तो ई इक्वल टू होता है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है। अगर माध्यम नहीं है तो, अगर माध्यम है तो के एप्सिलॉन नॉट ए होता है। ठीक है, अगर माध्यम नहीं है तो आपका हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। अगर माध्यम है तो क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। तो जो हमारा ये होता है बीच का डिस्टेंस जो होता है, ये चीज हम लोग को देखना होगा पहले क्या होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जब विभव निकाल रहे होंगे इसका, तो विभव निकालने में हम लोग पढ़े हैं V इक्वल टू ई डी होता है। क्या होता है, ई डी, तो एक एयर वाला डी लगेगा। तो एयर में डी कहाँ हो रहा है, तो डी तो आपका पूरा तो है नहीं, क्योंकि पूरा दूरी तो आपका डी है। इसमें बीचों में तो ये भी आ रहा है, टी मोटाई का प्लेट भी तो आ रहा है, और जब टी मोटाई का प्लेट आ रहा है तो इसको हमको घटाना पड़ेगा, तभी तो एयर वाला पार्ट बचेगा। तो वायु वाला जो क्षेत्र बचेगा, वायु क्षेत्र की मोटाई, वायु क्षेत्र में मोटाई जो होगा वो क्या होगा, उसको लोग निकाल लेते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज और देखना है कि अगर इसको आपको लिखना हो तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखना हो चित्रवान, तो क्या लिखेंगे, तो आप ये लिखेंगे, माना P1 P2 एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी मोटाई क्या है, d है, जिसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। इस संधारित्र में बीच में एक टी मोटाई का एक परावर्तक रखा गया, पदार्थ रखा गया है, और जिसकी मोटाई क्या है, टी मोटाई है। ये चीज आपका हो गया। और जब हम क्या करते हैं कि प्लस P1 प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो वैद्युत प्रेरक कार्य दूसरे वाले प्लेट पर क्या होता है, P2 पर एक माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये चीज आपको लिखना होगा, और हमको क्या गणना करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में गणना करना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं पहले डिस्टेंस दोनों के बीच के, कि वायु के क्षेत्र का डिस्टेंस कितना होगा, और जो है वायु क्षेत्र का डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि वायु क्षेत्र में प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हुई, और एक तो माध्यम में प्लेटों के बीच की दूरी बीच में मोटाई कितनी है, तो पी मोटाई है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि ई ए का वैल्यू क्या होगा और ई एम का वैल्यू क्या होगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम जो लिख रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए। पहले हमको क्या देखना होगा कि वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चों क्या होगा, देखिए ई सफिक्स ए, किस क्षेत्र में हम देख रहे हैं, एयर के, ई सफिक्स ए इक्वल टू बच्चों होगा क्या, तो हम लोग पढ़ें क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए होता फार्मूला के एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चों हम लोग एयर के लिए लिख रहे हैं, एयर के लिए के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हमको यहाँ पर के रखना नहीं होगा क्योंकि हम लोग एयर के लिए देख रहे हैं। तो एक तो हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार हमारा हो जाएगा, इसी प्रकार माध्यम
में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों माध्यम में अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, देखो ई सफिक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू बाई यहाँ के हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माध्यम में तो माध्यम को क्या माना गया, के माना गया प्रवृत्तांक इसका, और एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीडियम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया, ये मीडियम के लिए निकल गया, इसको मान लेते हैं 2। जहां तक कोई दिक्कत निकल गया। अब हम लोग क्या लेते हैं, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच में क्या देखना होगा, विभव। तो इस प्रकार देख लेते हैं क्या, प्लेटों के बीच तब प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एक तो E सफिक्स ए ईडी होता है, फार्मूला पढ़े ना, V इक्वल टू क्या होता है, ईडी होता है, V इक्वल टू ईडी होता है। तो यहाँ पर देखो एयर के लिए हो गया, अब एयर के लिए डी क्या होगा, तो बच्चों देखो डी मोटाई का तो इसको निकालना होगा, क्योंकि हम लोग एयर के लिए देख रहे हैं, तो एयर के लिए जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा, बीच की मोटाई क्या हो जाएगी, डी माइनस टी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डी माइनस टी लिख देंगे, प्लस मीडियम का तो मीडियम इंटू टी, तो टी यहाँ पर तो दिया है टी मोटाई का, तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग मान रख देते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा, देखो ई सफिक्स ए का मान क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए है, और इंटू क्या है यहाँ पर बच्चों, इंटू है डी माइनस टी है। ठीक, प्लस ई सफिक्स यम का वैल्यू देखो क्या है, तो ये भी है क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए है इंटू टी है। ठीक, कहाँ से आया बच्चों, तो ये आया समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। देखो यही तो उठाकर रख रहे हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 से, क्योंकि ये चीज़ हम लोग कर चुके थे पहले से ही। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ चीज़ें और, इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो क्यू देखो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन मिल जा रहा है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन के तौर पे आएगा, बचेगा क्या, डी माइनस टी, और क्या बचा प्लस टी बाई के बचेगा, टी बाई के, ये तो बच रहा है। देखो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए तो आपका कॉमन हो गया, तो ए कॉमन हो गया, तो ए भी आपका कॉमन हो जाएगा, तो टी बाई ए यहाँ बचेगा, डी माइनस टी यहाँ बचेगा। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि परंतु सी बराबर क्या होता है बच्चों, तो क्यू बाई होता है वी होता है, ये होता है ना। तो मान रखेंगे अगर हम लोग, तो सी इक्वल टू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, तो क्यू तो रहेगा ही बाई वी का वैल्यू देखो क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो गया। तो बच्चों ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर दिखेगा नहीं आपको। तो देखिए क्या हो जा रहा है, सी इक्वल टू हो जा रहा है। और एक चीज आप देखेंगे तो आपका जो ये एप्सिलॉन नॉट ए है, इसका पूरा कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई बचा क्या, नीचे देखिए बच्चों वो है डी माइनस टी है और प्लस टी बाई के है, ये तो बच रहा है नीचे आप देखेंगे तो ये चीज़ आपका बच रहा है, नीचे आपका जो बच रहा है ये चीज़ें बच रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये होता है फार्मूला। अगर बीच में कैसे होता है उसको हम अभी आपको एक विशेष स्थितियां लिखवाएंगे, वहां से आप लोग को ये क्लियर करा देंगे कैसे ये चीज़ें होगा, वो चीज़ आपका कंफर्म हो जाएगा। तो अगर आपसे ये क्यों पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए और कंडीशन आपको दे देता है कि दोनों के मध्य में क्या हो, एक परावैद्युतांक मतलब परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो बच्चों आपका जो होगा फार्मूला ये यहीं तक होगा, फार्मूला जो होगा तब यहीं तक होगा। क्या ये फार्मूला हम लोग सही किए हैं कि नहीं किए हैं, इस चीज़ की हम लोग जानकारी देख लेते हैं कैसे होंगे। तो इसके लिए हम लोग विशेष स्थितियां लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, विशेष स्थितियां, क्या क्या स्थिति इसमें आ सकती है, विशेष स्थितियां। देखिए बच्चों स्थितियां इसमें दो तरह आपका आ जाएगा। पहला स्थिति तो ऐसा आ सकता है कि मान लेते हैं दोनों पदार्थों, दोनों प्लेटों के बीच में जो आपका के परावैद्युतांक रखा गया है, ठीक है, पूरा ही परावैद्युतांक होता, वो एयर नहीं रहता। टी मोटाई जो देख रहे हो ना, पूरा ही क्या होता, टी होता, पूरा क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या होता है डी, जो आप देख रहे हो
बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर टी मोटाई का था, ये इसका जो मोटाई था वो टी था। हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों प्लेटों में विस्तृत रूप से फैला होता, वायु रहता ही नहीं। वायु रहने का मतलब ये होता है कि डी इक्वल टू अगर क्या होता, टी होता। यदि पहला कंडीशन क्या है कि यदि डी इक्वल टू क्या हो, टी हो। अब बच्चों अगर डी इक्वल टू टी होता है तब क्या होगा, तब सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इक्वल टू टी। तो डी के स्थान पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे। डी के स्थान पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे। तो टी हो जाएगा माइनस टी हो गया, इसका हो गया प्लस यहाँ पर टी तो ये है बटा क्या, के, बटा क्या रख देंगे, के। तो बच्चों देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या बचा, टी बचा। या आप इसी को लिख सकते हो क्या, टी किसके बराबर है, डी के है। टी किसके बराबर है, डी के। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो एक बार टी लिखे ही है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकते हैं ना। और बच्चों ध्यान देंगे अगर, तो आपका फार्मूला यही मिला था, जब दो समांतर प्लेट संधारित होते हैं तो उनके बीच में अगर वैद्युत क्षेत्र धारिता आपको ज्ञात करना होता है तो आपको ध्यान देंगे तो ये फार्मूला आपको मिलता है वहाँ पे, ठीक है। अगर एयर के लिए निकाल रहे हो तो के का मान 1 हो जाएगा। एक कंडीशन तो आपका ये होगा। दूसरा कंडीशन बच्चों देखो ये हो सकता है कि क्या हो सकता है कि टी का वैल्यू 0 हो जाएगा। टी का जो वैल्यू है वो क्या हो, 0 हो जाए। अब टी का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब क्या चीज़ होगा, वो चीज़ देख लेते हैं। दूसरी स्थिति, यदि दूसरा स्थिति है ये, यदि टी इक्वल टू क्या हो, 0 हो। टी इक्वल टू 0 का तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पर हम कोई भी पदार्थ ना रखते हो। प्लेटों के बीच में जो आप देख रहे हो मोटाई का, टी मोटाई का, ये कुछ भी ना रखा गया हो। वैसे अगर वो दो प्लेट होते तब अगर वैद्युत तीव्रता ज्ञात करते, धारिता ज्ञात करना हो क्या होता। तो देखिए हम इसी फार्मूला फिर चलते हैं। आप लोग इसको मान सकते हो क्या, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखने में आराम थोड़ा सा आसानी ये होगा कि समीकरण नंबर 4 में टी इक्वल टू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। अब देखिए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के स्थान पे तो डी रहेगा ही माइनस 0 प्लस यहाँ 0 बटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। हम लोग क्या वायु के लिए देखिए यही पढ़े थे, वायु के लिए यही पढ़े थे। अगर डी बराबर टी है, मतलब बीच में पूरा क्या हो, प्रवर्तांक प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो आपका ये आ जाएगा। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच में कुछ भी ना भरा गया हो, एयर होता केवल, तो देखिए आपका ये आ जाएगा। देखो के का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, हट गया यहाँ से। एक स्थिति बच्चों ये भी आ सकता है, क्या आ सकता है, देखो आप सोचो कि जो हम लोग टी मोटाई का इतना पदार्थ रखा गया, टी मोटाई का एक पदार्थ रखा गया है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, टी मोटाई का कई पदार्थ हम रख सकते हैं। टी1 मोटाई का, टी2 मोटाई का, उसका मोटाई अलग अलग हो सकता है, ऐसा भी तो कंडीशन आ सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्थिति उसको भी लेते हैं। एक स्थिति क्या लेते हैं कि यदि यहाँ पर क्या हो, प्रावैद्युत पदार्थ जो है उनकी प्रावैद्युतांक क्या है, प्रत्येक का K1 K2 K3 हो गया, डॉट डॉट Kn तक हो गया। और मोटाई मान लेते हैं क्या हो गया उसका, उसकी मोटाई जो ले लेते हैं वो T1 T2 T3, ऐसा भी कई कंडीशन हो सकता है। तो वो चीज़ हम लोग देख देते हैं कि क्या चीज़ें होगा। तो एक स्थिति हमारा जो आएगा, तीसरी स्थिति, वो क्या आएगी, देखिएगा तीसरा स्थिति, यदि इन प्लेटों के बीच में K1 K2 K3 डॉट डॉट कहाँ तक Kn, बहुत सारा के प्रवर्तांक वाला पदार्थ रख दिया गया, और जिसकी मोटाइयाँ क्या हैं, जिनकी मोटाइयाँ जो होगा T1 T2 डॉट डॉट कहाँ तक, T सफिक्स n तक, ये हो सकता है। अब देखिए वो होगा क्या, इसी में फिर रख देते हैं समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर। अब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्या होगा, सी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस क्या हो जाएगा, देखो टी के स्थान पे क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, T सफिक्स n तक हो जाएगा ना, वहाँ तक T सफिक्स n तक हो जाएगा। ऐसे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 डॉट डॉट कहाँ तक, T सफिक्स n तक, बटा नीचे हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट K सफिक्स n तक हो जाएगा। इस तरह से
एक कंडीशन तो ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से इसमें 3 कंडीशन आ सकता है, और तीनों कंडीशन हमने आपको बताया। पहला कंडीशन क्या बताया कि यदि दोनों प्लेट जो है, इन दोनों प्लेटों के बीच, इन दोनों प्लेटों के जो बीच है वाला पार्ट है के वाला, ये पूरा भरा हो, मतलब T क्या हो, D के बराबर होता, तो आपका ये पदार्थ होता, मतलब इतना फार्मूला होता धारिता। और दूसरा हमने ये बताया कि यदि T का मान 0 होता था, बीच में कुछ भी ना होता, तो आपका क्या आता, ये वाला आता। ये तो ऐसा होता कि इसमें T1 T2 T3 मोटाई का बहुत सारे पदार्थ रख दिए गए होते, उसकी प्रवृत्तांक क्या होता, K होता, तब क्या होता, तो ये स्थिति आपकी आ सकती है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और जब उनके बीच का माध्यम जो है के प्रवर्तांक वाला पदार्थ रख दिया जाता है, तब क्या होगा धारिता। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और माध्यम अलग हो, ये आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। Share and subscribe to my channel. Hello guys, welcome to my